हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नया टॉपिक आता है विरंजक चूर्ण। देखो, विरंजक चूर्ण को समझने से पहले किसका फॉर्मूला क्या है, इसका नाम क्या है, इसका दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग होता है, कैसे से बनाया जाता है, यही चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें अन्य नाम। अन्य नाम में आप इसका रासायनिक नाम भी लिख सकते हो। रासायनिक नाम देखो, इसका यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? रासायनिक नाम, क्योंकि एक नाम तो अपने ऊपर लिख ही दिया, तो या तो रासायनिक नाम लिखोगे नीचे या फिर अन्य नाम लिखोगे। तो मुख्य रूप से सही ज्यादा क्या होगा? रासायनिक नाम। इसको बोलते हैं Ca। Ca क्या होता है? कैल्शियम। तो यहाँ हम लिखेंगे कैल्शियम। और ऑक्सीजन को हम लिखते हैं यहाँ पर ऑक्सी, और क्लोराइड को हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। एक नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखिए। कैल्शियम, ऑक्सीजन का ऑक्सी, क्लोरीन का क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फॉर्मूला पूछ ले CaOCl2, और इसका साधारण नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। यहां तक क्लियर है आपके? अब देखो, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दो, इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो अन्य नाम हो जाएगा हमारे पास इसका अन्य नाम। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं बनाने की विधि। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ये होता है हाइड्रोक्साइड का OH, कैल्शियम का C है। बैलेंस करेंगे तो कैल्शियम की +2 संयोजकता यहाँ आ जाएगी, इसकी 1 होती है। ये होता है, इसे बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? बुझा हुआ चूना। यानी कि अगर चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, चूने का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें अपन पानी मिला दें तो बनता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा होती है। तो बिना बुझा चूना था सूखा चूना, जिसमें पानी डालते हैं तो अभिक्रिया होती है, और जब वो गल जाता है तो वो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया? बुझा हुआ चूना ले लिया। बुझे हुए चूने की अभिक्रिया, ध्यान देना, बनाना क्या है अपन को? विरंजक चूर्ण। बुझे हुए चूने, क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं है तो क्लोरीन से अभिक्रिया करा दो। तो बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जब किससे कराते हैं? क्लोरीन गैस से कराते हैं, या क्लोरीन गैस इसमें से प्रवाहित करते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण, और यहाँ पर जल निकल जाता है। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है? क्लोरीन से करा दो। फिर कैसे याद रखोगे कि विरंजक चूर्ण बनता है? तो CaOCl2 क्या बन गया? विरंजक चूर्ण बना देंगे। ये विरंजक चूर्ण हमने लिख दिया। विरंजक चूर्ण बनने के बाद और क्या निकल सकता है? जल निकलता है, तो ये जल निकाल दिया। तो रिएक्शन याद कैसे रखोगे? बिना बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराओगे तो विरंजक चूर्ण बनेगा और जल निकलेगा। लिख दिया अपन ने फॉर्मूला, विरंजक चूर्ण का याद था, जल का भी। अब संतुलित करना है अपन को। यहाँ देखो, कैल्शियम क्लोरीन कितनी है? 2। ये क्लोरीन कितनी है? 2। फिर कैल्शियम कितना है? 1। ये कैल्शियम 1। हाइड्रोजन कितना है? देखो, हाइड्रोजन 1 है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 हो गया है यहाँ पर। ऑक्सीजन भी कितनी है? 1 है, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2। तो यहाँ पर भी 1 और 1 2 संतुलित है अभिक्रिया। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं इसमें आगे। अब इस विरंजक चूर्ण की सहायता से अपन और क्या कर सकते हैं? देखो, इस विरंजक चूर्ण के बनाने के बाद हमें पढ़ने हैं इसके गुणधर्म। तो देखो, इसका पहला गुण होता है, ये पीला तीक्ष्ण पदार्थ होता है, पीले रंग का होता है और तीक्ष्ण गंध युक्त होता है। पीले रंग का तीक्ष्ण गंध युक्त ठोस पदार्थ होता है। तो कौन सा? ठोस। तो पीला तीक्ष्ण गंध युक्त ठोस पदार्थ होता है। दूसरा गुणधर्म होता है इसका, ठंडे जल में विलय। अगर ठंडे पानी में आप इसको घोलोगे तो ये आसानी से क्या होता है? घुल जाता है। इसके अलावा विरंजक चूर्ण जो आपने लिया है, ये वायु से अभिक्रिया करेगा। देखो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विरंजक चूर्ण वायु से अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस देता है। यानी कि क्लोरीन गैस क्या करता है? निकलती है इसमें। अभिक्रिया में जो भी बनेगा वो बन जाएगा, और साथ में क्या निकलती? क्लोरीन गैस। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास कि विरंजक चूर्ण वायु से क्रिया करके भी क्लोरीन गैस देता है, और अम्लों से क्रिया करके भी क्या करता है? क्लोरीन गैस देता है। तो देखो, अम्ल से क्रिया वो पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास विरंजक चूर्ण की CaOCl2 विरंजक चूर्ण ही है।
इसकी अम्ल से क्रिया कराओ आप, तो अम्ल के रूप में आप तो तनु H2SO4 ले लो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एक्वस, और तनु HCl भी ले सकते हो आप एक्वस, ले लिया। तो देखो क्या कहता है वो, अम्ल से क्रिया करके भी क्लोरीन गैस देगा, वायु से भी क्लोरीन, तो इससे क्लोरीन गैस देगा। क्लोरीन गैस देगा तो देखो यहाँ पर वो क्या बना सकता है, वही तो चीज अपन को लिखनी है। तो एक तो देखो कैल्शियम तो +2 में टूटता है, तो कैल्शियम Ca+, इसके SO4-2, ये टूटेगा H+H+ और SO4-2, तो ये कैल्शियम +2 तो क्या करता है, ध्यान देना, ये कैल्शियम +2 SO4-2 से क्रिया करके एक तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का क्या कर लेगा, लवण बन जाएगा, प्लस और क्या बन सकता है, देखो अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको, और आपके बन सकता है, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और ये 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, जल। बचा क्या, 2 क्लोरीन Cl2 के रूप में क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। फिर देखो HCl से क्रिया करोगे तो Ca तो क्या है +2, तो ये किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से, तो इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे अपन को, Ca+2 2 क्लोरीन माइनस से क्रिया करके CaCl2 का तो लवण बन जाएगा, और बचा क्या आपके पास, देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जल बन जाएगा, और 2 क्लोरीन क्या हो जाएगी, गैस के रूप में निकल जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि विरंजक चूर्ण वायु से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है तथा अम्लों से भी क्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। अब यही क्लोरीन गैस विरंजक की क्रिया का कार्य करती है। अगला गुण, बनने वाली जो क्लोरीन गैस होती है ये किसी भी प्रकार के क्या करते हैं, अम्लों से क्रिया कर लेती है। तो ध्यान देना, तो जैसे भी अम्ल से क्रिया कर लेती है, जल से क्रिया करती है। जब विरंजक शब्द का मतलब होता है, यहाँ पर विरंजक शब्द आ रहा है, विरंजक चूर्ण, विरंजक का मतलब रंग उड़ाना, तो इसका उपयोग कपड़े आदि वस्तुओं का रंग को उड़ाने के लिए किया जाता है, रंग को हटाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये विरंजक का कार्य क्लोरीन गैस करती है। ये क्लोरीन, जैसे ही इस क्लोरीन को आप क्या करोगे, जल में घोलोगे, क्योंकि आप जानते हो किसी भी विलयन में रहेगा तो विलयन में जल रहेगा, तो ये क्लोरीन जल से क्रिया करती है और यहाँ पर क्या बनाएगी, देखो आप, क्लोरीन जल से क्रिया की, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन क्या निकल जाएगा, 2HCl बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, बची क्या, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अकेली ऑक्सीजन इस रूप में रहती है जो अस्थायी होती है। इस ऑक्सीजन को जो अकेली रहती है इसको नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन, नई बनी है और अकेली रहती है उसको नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन क्या करती है, देखो ये ऑक्सीजन, यहाँ पर कोई कलरफुल वस्त्र है, रंगीन वस्त्रों को से ये नवजात ऑक्सीजन क्रिया करती है और क्या कर देती थी, उनका रंग उड़ा देती है, तो कलरलेस हो जाते हैं, रंगहीन बिना कलर वाले। तो इस प्रकार विरंजन की क्रिया का भी ये कार्य करती है। अब देखो इसके बाद उपयोग तो नॉर्मली सभी जानते हो, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, रंग उड़ाने में। इसके अलावा पेयजल के शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। कागज उद्योग में भी विरंजक के रूप में, तो पहला वस्त्र उद्योग में, दूसरा कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हर एक पदार्थ का उपयोग होता है, और रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो उपयोग तो हमें याद करने होते हैं। तो यहाँ तक हमारे ये हो जाता है। अब देखो ये सारे दैनिक जीवन में हमारे काम आने वाले महत्वपूर्ण यौगिक थे जो हमने 6 प्रकार के पढ़ लिए। अब इसके बाद आता है हमारा नया टॉपिक, साबुन और अपमार्जक। तो देखो साबुन और अपमार्जक हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारा टॉपिक आता है साबुन, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। साबुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शोप का मतलब साबुन। अब देखो साबुन की परिभाषा क्या दोगे, सबसे पहले तो साबुन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, यानी कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। ये परिभाषा है। तो इसको समझने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, परिभाषा को सबसे पहले साबुन की रिएक्शन बनानी पड़ेगी। देखो साबुन की उच्च वसीय अम्ल के रूप में अपन ले लेते हैं। यहाँ पर देखो CH2, मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ, फिर ये बंद बना रहा हूँ, CH, सूत्र याद रखना है आपको। देखो CH2, फिर COO, सेम है सारा का सारा,
C डबल। यहाँ ध्यान रखना कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक ही, यहाँ 2 है, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है। तो यहाँ देखो 1 और 2 बंध बन रहे, तो 2 हाइड्रोजन से हो गए। यहाँ देखो 1 2 3 बंध बन रहे, तो 1 हाइड्रोजन हो गया। फिर उसके बाद C17H35, C17H35, C17H35। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सूत्र बनाया। देखो ये है क्या सूत्र, इसमें C17H35 का मतलब कार्बन कार्बन जुड़कर ऐसे कार्बन 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 17 कार्बन है, लंबी चेन है कार्बन की। तो कार्बन हाइड्रोजन कैसे लंबी चेन रहते हैं, तो इसको क्या होगा, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो गई ऑटोमेटिक। तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हमने बना दी। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर ग्लिसरॉल ट्राइस्टेरेट का फॉर्मूला है। ग्लिसरॉल ट्राइस्टेरेट, ग्लिसरॉल ट्राइस्टेरेट का फॉर्मूला इसे वसा के नाम से भी जाना जाता है। हो गया, हमने लिख लिया। इसकी क्रिया या तो आप NaOH से करा दो या फिर आप KOH से करा दो। NaOH या KOH किसी से भी आप करा सकते हो, ठीक है। एक ले लेते हैं अपन यहाँ पर NaOH। अब देखो NaOH से जब इसकी अभिक्रिया कराओगे तो यह अभिक्रिया साबुनीकरण की अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, और फलस्वरूप क्या होता है, साबुन का निर्माण होता है। साबुन बनेगा कैसे, देखो ग्लिसरॉल ट्राइस्टेरेट ले लिया, वसा है, इसकी अभिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से कराओ, ये क्या है, क्षार है। क्षार से कराने पर साबुनीकरण की क्रिया कहलाती है और साबुन का निर्माण होता है। होगा कैसे, यही चीज अपन को क्या करनी है, याद रखनी। तो देखो समझना है इसको, सबसे पहले तो C17H35 C डबल होता है, ऐसे कैसे रखना है, ये यहाँ से तोड़ना है बंद। एक बंद तो ये टूटेगा, एक बंद ये टूटेगा, डैश डैश लगाया मैंने तोड़ने के लिए, एक ये टूटेगा, तीनों बंद तोड़ना है। C माइनस जो है ये तो माइनस में टूटेगा, इधर का पूरा C17H35 C माइनस, और ये CH2 किस में टूट जाएगा, प्लस में। ऐसे ही ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में, ये माइनस में टूटेगा और ये किस में, प्लस में। इतना सा ध्यान रखना है। और ये किस में टूटेगा, आपको पता है Na प्लस OH माइनस। क्लियर है आपको, ध्यान देना। C17H35 C माइनस, ये माइनस में, शेष बचेगा वो किस में टूट जाएगा, प्लस में। ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तोड़ना आना चाहिए आपको सूत्र याद करने के बाद। अब देखो क्या बचा, CH2, देखो यहाँ पर CH2 CH2, एक तो ये बचा आपके पास, बच गया। जो भी बचा है कोई बात नहीं, पहले अपन मुख्य चीज साबुन बनाना है अपन को। साबुन क्या है यहाँ, C17H35 C माइनस, C17H35 C माइनस, C माइनस माइनस इससे भी क्रिया करेगा तो क्या होगा, प्लस के साथ जुड़ेगा तो Na प्लस यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो ये Na प्लस आइन यहाँ आके जुड़ गया, प्लस माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सोडियम, Na तो सोडियम हो जाएगा, और C17H35 C माइनस को स्टीयरेट आयन बोलते हैं। ये देखो ये ट्राइस्टेरेट था, 1 2 3 स्टीयरेट थे यहाँ पे, तो ट्राइस्टेरेट हो गया था। अब यहाँ क्या है, एक ही तो है C17H35 C तो सोडियम ये क्या हो जाएगा, स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट, इसे ही हम साबुन के नाम से जानते हैं। हो गया प्लस, और क्या बचा, देखो यहाँ पर ये कितने C17H35 C 3 है, तो अपन को यहाँ NaOH के भी 3 अणु लेने पड़ेंगे। तो 3 के साथ, तीनों के साथ एक एक Na जुड़ जाएगा, तो 3 साबुन के अणु बन गए। अब बचा क्या आपके पास, देखो CH2 CH2, तीनों CH2 पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ 3 NaOH ले, तो 3 ही क्या निकलेंगे आपके पास, OH माइनस। तो तीनों पे प्लस है तो तीनों पे एक एक OH माइनस जुड़ जाएगा, और जो बना है आपके पास उसको ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। सूत्र भी आपको याद रखने हैं, देखो तरीका मैंने बता दिया, ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। ग्लिसरीन जो अपन सर्दियों के दिनों में गुलाब जल में डाल के लगाते हैं मुंह के, वो ग्लिसरीन है। अब देखो इधर साबुन की परिभाषा पूछे हुआ आपसे, तो क्या कहोगे, ये क्या है आपके पास, देखो साबुन, साबुन ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला C17H35 का मतलब कार्बन 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 मिलकर 17 कार्बन, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन हो गया। तो साबुन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्ल, ये वसीय अम्ल से ही तो बना है, वसा से ही तो, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम, या फिर यहां अगर KOH से आप अभिक्रिया कराते हो तो क्या बनता, पोटेशियम,
के लवण होते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का लवण है। एक बार वापस सुना है डेफिनेशन। ये तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी। साबुन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्ल इससे बनाए, तो साबुन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्ल जैसे स्टेरिक अम्ल हो सकता है, पॉमेटिक अम्ल हो सकता है, ओलोइक अम्ल हो सकता है। यहाँ अपन ने स्टेरिक अम्ल लिया है ये। तो साबुन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्ल जैसे स्टेरिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल, ओलोइक अम्ल के क्या है, सोडियम Na+ या फिर अगर केओ से अभिक्रिया कराओगे तो पोटेशियम के लवण होते हैं। परिभाषा हो गई साबुन की क्लियर। साबुन के निर्माण की जो ये प्रक्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, साबुनीकरण के नाम से जाना जाता है। तो बनाने की विधि क्या हो जाएगी, अब वो आपसे पूछे बनाने की विधि लिखो, तो आप क्या लिखोगे, जब उच्च वसीय अम्ल जैसे ग्लिसरॉल ट्राइस्टरेट उच्च वसीय अम्ल है, इसका अभिक्रिया क्षार से NaOH या KOH से कराई जाती है, तो क्या होता है, यहाँ पर सोडियम स्टीरेट साबुन का निर्माण हो जाता है तथा ग्लिसरॉल क्या होता है, सह उत्पाद के रूप में, मतलब साथ में बनता है यहाँ पर। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण की अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। थ्योरी लिख देंगे और ये रिएक्शन आपके नंबर दिलाएगी 2 मार्क्स। अब देखो इस प्रकार से निर्मित जो ये साबुन है इसमें क्या है, यहाँ पर सोडियम है। अगर इसके स्थान पर मैं क्या ले लूँ, पोटेशियम, जैसे यहाँ मैं KOH ले लूँ तो यहाँ 3 KOH हो जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, 3 K जुड़ जाएंगे, तो पोटेशियम साबुन हो जाएगा। तो सोडियम साबुन का उपयोग यहाँ पर, सोडियम साबुन जो होते हैं ये तो पोटेशियम हो गया और ये NaOH लेते हैं तो क्या हो जाता है, सोडियम। आ गई समझ में, इतना सा अंतर है रिएक्शन में बस। तो देखो 2 साबुन हो गए आपके पास, सोडियम साबुन अगर NaOH से बनाओगे तो, और KOH से बनाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, पोटेशियम साबुन। सोडियम साबुन कठोर होते हैं और ये क्या होते हैं, कोमल होते हैं। सोडियम साबुन कठोर होने के कारण इनका उपयोग क्या होता है, वस्त्र धोने में करते हैं, केवल कपड़े धोने में इनका उपयोग किया जाता है, नहाने में नहीं करते हैं। तो कपड़े धोने के साबुन कौन से होते हैं, सोडियम साबुन। पोटेशियम साबुन कोमल होते हैं, तो नहाने के जो साबुन होते हैं उनमें क्या होता है, पोटेशियम साबुन होता है। और इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, कुछ विशेष साबुन जैसे सेविंग बनाने के लिए ट्यूब वगैरह आती है, उनमें क्या होता है, यहाँ पर ग्लिसरीन मिला दी जाती है। ग्लिसरीन क्या कार्य करती है, उसको नमी को बनाए रखती है। तो नमी युक्त जो साबुन आ जाते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पर ग्लिसरॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो हो जाएंगे। अब सारे हो गए। अब देखो एक चीज़, एक क्वेश्चन आता है, साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता, झाग नहीं देता, जबकि मृदु जल या मीठे जल में क्या होता है, झाग देता है। आप कभी कभी देखो पथरीला पानी या जिसमें थोड़ी नमक की मात्रा हो, खारा पानी होता है, उसमें आप साबुन से कपड़े धो, साबुन के झाग ही नहीं बनते, यानी कि साबुन से वस्त्र साफ नहीं होते, फिर आप वहाँ पर डिटर्जेंट सर्फ का उपयोग करते हो यहाँ पर। तो साबुन कठोर जल में या नमक युक्त जल में क्या होता है, झाग नहीं देता, इनकी वस्त्रों की सफाई नहीं करता, जबकि क्या होता है, मृदु जल में देता है। कारण क्या है भाई, कारण ये होता है कि कठोर जल में, ध्यान देना समझने के लिए, कठोर जल में कैल्शियम+2 व मैग्नीशियम+2 आयनों की क्या होती है, अशुद्धियां होती है, अशुद्धियां होती है। किसमें, कठोर जल में। तो कठोर जल में कैल्शियम+2 और मैग्नीशियम+2 आयनों की क्या होती है, अशुद्धियां होती है। जैसे ही आप कठोर जल में साबुन का उपयोग करते हो तो ये कैल्शियम+2 या मैग्नीशियम+2 क्या कर देते हैं, साबुन के सोडियम लवण का प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो सोडियम हट जाएगा और उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आ जाएगा। अब जब सोडियम ही हट गया, कैल्शियम मैग्नीशियम आ गया, तो साबुन तो रहा ही नहीं। जब साबुन ही नहीं रहा तो झाग क्यों देगा वो, तो क्या होता है, वो अवक्षेप के रूप में उस पर जम जाता है फटकर, और वहां पर वस्त्र साफ नहीं होते। तो अपना आंसर क्या होगा, साबुन कठोर जल या खारे पानी में झाग इसलिए नहीं देता क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम+2 और मैग्नीशियम+2 आयनों की अशुद्धियां होती है, और साबुन में क्या होते हैं, यहाँ पर सोडियम आयन उपस्थित होते हैं। तो ये कैल्शियम+2 मैग्नीशियम+2 आयन कठोर जल में क्या करते हैं, साबुन के सोडियम या फिर पोटेशियम आयनों का प्रतिस्थापन कर देते हैं, हटा देते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ पर साबुन की तरह कार्य नहीं करता और वो अवक्षेपित होकर पात्र में जम जाता है वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता। ये हो जाएगा हमारा यहाँ तक। अब देखो इसके बाद साबुन, जब साबुन से वस्त्र धोते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, साबुन के जो कण होते हैं उस गंदगी को या तेलीय कण को जब अपन वस्त्र धोते हैं उसको चारों ओर से घेर लेते हैं, जिससे क्या होता है, एक संरचना बनती है, मिसेल का निर्माण होता है। तो उस मिसेल के निर्माण को अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।